द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के सोनिया राहुल ने कांग्रेस के सोनिया राहुल से जो कर्ज मांगा था उसे यंग इंडिया के सोनिया राहुल चुकाने वाले थे और इसके लिए भी यंग इंडिया के सोनिया राहुल ने कांग्रेस के ही सोनिया राहुल से कर्ज मांगा। अब इसमें आपको जो घपला दिखाई दे रहा है ना, और उसमें जो जिन दो नामों पर पर्दा लगा है वो कई वर्षों से लगा हुआ था, लेकिन अब मोदी जी ने इस पर्दे को हटा दिया है। और याद रखिए, सारी फाइलें खुलने वाली हैं। नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी, एक एक करके बस देखते चले जाइए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भ्रष्टाचार से जुड़ी जो खबरें सामने आई हैं उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये सवाल भी उठने लगा है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में सोनिया राहुल को कब जेल होगी। अब ये सवाल क्यों उठ रहा है ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये पहली बार होगा, भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों को भ्रष्टाचार के किसी मामले में पूछताछ के लिए सरकारी एजेंसियों के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे। आप ये रिपोर्ट भी देखते चले जाइएगा। और राहुल गांधी को आज ही यानी 2 जून को ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला है, अभी मैं पूरा का पूरा आगे बताऊंगा इसके बारे में। और सोनिया को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन राहुल गांधी तो देश में है ही नहीं, इसलिए उनकी तरफ से कहा गया है कि वो इस समय विदेश में है, इसलिए पूछताछ के लिए आना संभव नहीं है। राहुल गांधी ने पत्र लिखकर 5 जून तक माने 5 जून के बाद का वक्त मांगा है। अब सोनिया राहुल से जुड़ी भ्रष्टाचार की ये खबरें क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझने की कोशिश कीजिए। और इस संदर्भ में मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाना चाहता हूं। 2019 का जब लोकसभा चुनाव सिर पर था तब उन्होंने लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और उन्होंने ये कहा था उस समय कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं उन्हें वो जेल भेज कर रहेंगे। आप उनका एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद अब ये सवाल उठ सकता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने इतना पहले सब कुछ कह दिया था तो जेल भेजने में इतनी देरी क्यों। अब इसका जवाब भी खुद मोदी जी ने दिया। उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें कानूनी प्रक्रियाओं के तहत 2014 से ही हो रहा है और ऐसा नहीं कि उस समय काम नहीं हो रहा था। और क्यों ये सारी प्रक्रिया चलती रही, आप वो भी खुद उन्हीं की जुबान से सुन लीजिए। 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। अब पीएम मोदी ने जो कहा उसका असर देखिए। भ्रष्टाचार के मामले में राहुल और सोनिया के खिलाफ मतलब जो कानूनी कार्रवाई है वो तो चल ही रही थी और जैसे ही सिस्टम को मतलब सारी चीजें पता चली तब वो उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी, याद रखिएगा, इस समय जमानत पर है और ईडी ने सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इन्हें बुलाने की कवायद शुरू की। ऐसा नहीं कि इन्होंने पहले ही बुला दिया, बल्कि सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया उसके बाद, ताकि कोई दोष न लगा सके। और यकीन मानिए कि भ्रष्टाचार का मामला इतना गंभीर है कि इस मामले में राहुल और सोनिया की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसकी वजह क्या है इसे आप ध्यान से समझिए। जो नेशनल हेराल्ड आज़ादी से पहले नैतिक मूल्यों की और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, वो आज गांधी परिवार के लिए भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया। आप एक एक करके रिपोर्ट या ग्राफिक्स में चीज़ों को समझते भी रहिएगा, क्योंकि इसके पीछे एक लंबा रिसर्च किया है, तब ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ। ये समाचार पत्र जो नेशनल हेराल्ड जिसकी बात कर रहा हूँ, ये नेहरू जी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने
1938 में द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के तहत नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी। नेहरू के बाद इंदिरा के पति फिरोज गांधी, फिर राजीव गांधी, बाद में सोनिया गांधी और राहुल ने इस अखबार को बीच बीच में चलाने की कोशिश की। अब आप इस एनिमेशन के जरिए इस रिपोर्ट की क्लिपिंग्स भी देख सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि एक समय में इंदिरा के पति फिरोज गांधी लखनऊ में नेशनल हेराल्ड के मैनेजिंग एडिटर बन गए थे। अब आरोप है कि कहानी में ट्विस्ट तब आया जब साल 2004 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सोनिया और राहुल ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस ने क्या किया ये भी समझिए। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने के लिए एजेएल को, जो अभी कंपनी बताई थी ना एसोसिएटेड जर्नल्स जो लिमिटेड है, उसको कर्ज देना शुरू किया और इससे जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। खास बात यह है कि ये जो कर्ज दिया गया ना, ये ब्याज मुक्त और सिक्योरिटी मुक्त था। अब जरा सोचिए कि जो लोन दिया जा रहा है उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई, कोई ब्याज भी नहीं लिया गया। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि जो लोन दिया गया, क्या ऐसा कहीं संभव है? क्या कंपनियों के बीच ऐसा होता है क्या? ये तो परिवार के बीच ही होता है, या फिर जिसके पीछे कोई आपका निहित स्वार्थ हो तभी हो सकता है। अब आरोप यह है कि इसमें राहुल सोनिया के मोहरा बने, मोतीलाल वोहरा। आपको आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोहरा ही थे और एजेएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मोतीलाल वोहरा ही थे। मतलब दोनों के यही थे, मोतीलाल जी ही थे। यानी कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा ने एजेएल के मोतीलाल वोहरा को अखबार छापने के लिए कर्ज देना शुरू कर दिया। हालांकि इस समय यह बताना जरूरी है कि मोतीलाल जीवित नहीं हैं और इसीलिए उनके खिलाफ जो आपराधिक मुकदमा चल रहा था उसे रद्द कर दिया गया है। अब 2010 में आइए, टाइमलाइन थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। सोनिया राहुल को ये चिंता हुई कि एजेएल का जो कर्ज है, मतलब जो उसने कांग्रेस से लिया है, उसे कौन चुकाएगा? एजेएल के हेड यही लोग हैं, कांग्रेस के हेड यही लोग हैं, लेकिन सोनिया राहुल को यह चिंता हुई कि एजेएल ने जो कर्ज लिया है उसको कौन चुकाएगा, जो कांग्रेस से लिया गया है, और वो भी बिना सिक्योरिटी और ब्याज मुक्त और तमाम चीजें। मतलब समझ रहे हैं कि कांग्रेस एजेएल को कर्ज दे रही है और दोनों के कर्ता धर्ता भी एक ही लोग हैं। इसके बाद एक खेल शुरू होता है। 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी है, जबकि मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस और एक और है, सबका मिलाकर के 24%। मतलब सोनिया राहुल 76%, बाकी लोग 24%। अब मतलब एक तरीके से कहें तो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड भी इस गांधी परिवार की एक शेल कंपनी बन गई। लेकिन आप फिर से कर्ज वाले एंगल में आइए। मैं चीज़ों को बड़ा तोड़ तोड़ के इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पूरा का पूरा एक जो एपिसोड है वो समझ में आ सके। अब एजेएल के कांग्रेसी कर्ज को चुकाने का जिम्मा यंग इंडिया ने लिया। इसके लिए यंग इंडिया ने कांग्रेस से ही कर्ज मांगा। है ना दिलचस्प चीज? सबका मालिक एक ही है, गांधी परिवार। मतलब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाना चाहूं तो मैं चेहरा बदल देता हूं। यानी एजेएल के सोनिया राहुल ने कांग्रेस के सोनिया राहुल से जो कर्ज लिया था उसे चुकाने का जिम्मा यंग इंडिया के सोनिया राहुल ने उठाया। अब यंग इंडिया के जो सोनिया राहुल हैं वो कैसे चुकाएं? तो यंग इंडिया के सोनिया राहुल ने कांग्रेस के ही सोनिया राहुल से कर्ज मांगा। ये बहुत तकनीकी चीज़ है, मतलब इसीलिए मैं चीज़ों को बदल बदल करके आपको समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ सके कि क्या पूरा का पूरा घपला हुआ है जो आरोप लगाया जा रहा है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सब के पहले मालिक नेहरू थे, फिर इंदिरा बनी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी। और एक बात और,
आयकर विभाग की जांच में ये साफ हो गया है कि कांग्रेस ने कभी कोई कर्ज एजीएल को दिया ही नहीं। और आप मीडिया रिपोर्ट से भी देखिए कि हाई कोर्ट ने बकायदा यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 10 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स जमा करने को कहा है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनी उसने खुद को तो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी घोषित किया था, लेकिन 2010 से ही वो नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर पैसा कमा रहे थे। इसलिए जब हाई कोर्ट को पता चला उसने कहा कि भैया आप टैक्स चुकाओ, इससे काम नहीं चलेगा। और याद रखिए कि एजीएल को देश भर में जो जगहें सरकार ने आज़ादी के बाद दी, बहुत सारी जगहें, मतलब अभी मैं उसकी कीमत भी बताऊंगा, वो कौड़ियों के भाव दी थी और उसकी कीमत इस समय 5000 करोड़ रुपए है। ये भी आप समझ लीजिए, जो संपत्ति दी गई वो कौड़ियों के दाम दी गई और आज उसकी कीमत आसमान पर है। लेकिन 90 करोड़ का फर्जी कर्ज देकर, अब समझिए इस पूरी की पूरी कहानी को कैसे, जैसे कहते हैं ना कि एक जादूगर है, लाखों रुपए में उसने करोड़ों का बना लिया, करोड़ों में अरबों का बना लिया, वो खेल यहां दिखेगा आपको कि 90 करोड़ का फर्जी कर्ज देकर सोनिया राहुल ने, यह आरोप है कि 5000 करोड़ की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमा लिया। मतलब जो कांग्रेस एजीएल को कर्ज दे रही थी वो धीरे धीरे देते हुए 90 करोड़ हुआ। उसको चुकाने के लिए कांग्रेस से कर्ज लिया गया, फिर यंग इंडिया कंपनी बनी, यंग इंडिया ने कांग्रेस से कर्ज लिया और ये 90 करोड़ में पूरी की पूरी संपत्ति यंग इंडिया की हो गई, नेशनल हेराल्ड बाहर निकल गया। मतलब नेहरू से लेकर सोनिया तक भ्रष्टाचार के हुए मामलों में एक ही प्रकार का पैटर्न दिखाई पड़ता है। और याद रखिए कि अब तो ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है, देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा नेहरू गांधी परिवार का एक पैटर्न दिखाता हूं। चाहे 1991 का खजाना घोटाला हो, 1952 का साइकिल आयात घोटाला हो, 1971 का नागरवाला स्कैंडल हो, 1974 के मारुति घोटाले ने भी काफी सनसनी मचाई थी। 1987 के बोफोर्स घोटाले के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। राजीव गांधी पर आज भी वो दाग लगा हुआ है। 2005 का स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला हो, 2008 का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2009 का सत्यम कंप्यूटर घोटाला, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। आप ये सारे वीडियो देखते चले जाइएगा, एनिमेशन आपकी सुविधा के लिए बनाया है। 2012 का टाटा ट्रक स्कैम, 2012 का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 2012 का महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, 2012 का कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला और अब नेशनल हेराल्ड का जो घोटाला सामने आया है, जिस पर ईडी ने राहुल और सोनिया को समन भेजा है। साथियों, एक समय था जब भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा छोटी छोटी मछलियों पर ही गाज गिरता था और गांधी परिवार पूरी तरीके से बच जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब तो एक ऐसा शासनकाल आया है जिसमें भ्रष्टाचारियों पर कोई नरमी नहीं बरती जा रही है। इसलिए आने वाले समय में जब इन कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी सिद्ध हो जाते हैं तो यकीन मानिए आम जनता का कानून पर और प्रजातंत्र पर विश्वास और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।